ईयर 1979 में एक बुक पब्लिश होती है जो हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है। 21st सेंचुरी में दुनिया कैसी दिखती होगी इस बुक में बखूबी बताया गया है। बुक में फ्लैट स्क्रीन टीवीज की बात हुई, इलेक्ट्रिक कार्स की बात हुई और ऐसे टेलीफोन्स प्रेडिक्ट करे गए जिनमें बात करने के साथ साथ फोटो भी देख सकेंगे। लेकिन इन सबसे हटकर बुक की सबसे दिलचस्प भविष्यवाणी ये थी कि 21st सेंचुरी में इंसान मून पर एक शहर बसा चुका होगा, जहां बहुत सारे लोग रहकर काम करते होंगे, जहां लोग अंडरग्राउंड टनल्स का इस्तेमाल करके काम पर जाते होंगे और जीप का इस्तेमाल करके मून के सतह पर घूमते होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान देंगे तो टीवी, कार और टेलीफोन को लेकर बुक ने जो भविष्यवाणी करी थी वो सभी के सभी आज सच साबित हो रही है। लेकिन मून को लेकर किताब ने जो भविष्यवाणी करी थी उसमें कितनी सच्चाई है? क्या मून पर शहर बसाना पॉसिबल भी होगा? फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी, असंभव से लगने वाली इस प्रेडिक्शन को साइंटिस्ट दिन रात एक करके संभव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद वो दिन दूर नहीं जब इंसान मून पर एक परमानेंट सेटलमेंट बनाकर वहां लंबे समय के लिए बस जाएंगे। ईयर 1969 में ह्यूमंस ने पहली बार मून पर कदम रखा था, लेकिन इससे बहुत पहले से ही इंसान मून को कॉलोनाइज करने के सपने देख रहा है दोस्तों। लेकिन सवाल आता है, आखिर हम मून को क्यों कॉलोनाइज करना चाहते हैं? वेल, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण 1970s में मिलता है जब मून की मिट्टी में एक ऐसी चीज दिखी जो हमारे उज्जवल भविष्य के लिए एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन साबित हो सकती है। इसके बारे में हम आगे और विस्तार से जानेंगे। मून पर बसने से वैज्ञानिकों के लिए उसे करीब से स्टडी कर पाना संभव हो सकेगा। ऐसा करने पर सोलर सिस्टम के इतिहास, प्लैनेट्स के बनने और इवॉल्व होने की प्रक्रिया को और बेहतर समझ पाना संभव होगा। मून स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए एक आइडियल स्पॉट बन सकता है, क्योंकि यहाँ अर्थ की तरह ना तो थिक एटमॉस्फेयर है और ना ही किसी प्रकार की लाइट पोल्यूशन है। ऐसे में टेलीस्कोप से देखने पर स्पेस बेहद ही साफ साफ दिखाई पड़ेगा। और सिर्फ टेलीस्कोप से ही क्यों देखना, मून पर परमानेंट बेसिस बनाकर डीप स्पेस को मैन्ड मिशन और स्पेस प्रोब से एक्सप्लोर करना भी बहुत ज्यादा आसान और किफायती साबित होगा दोस्तों। जरा सोचिए, मून पर अर्थ के मुकाबले ग्रेविटी 1/6 ही होती है। साथ में थिन एटमॉस्फेयर की वजह से वहां एटमॉस्फेरिक ड्रैग भी बहुत कम लगेगा। ऐसे में रॉकेट्स लॉन्च करने में फ्यूल की खपत कम होगी। और तो और रॉकेट्स के लिए फ्यूल भी मून से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसे लाने के लिए अर्थ पर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ईयर 2008 में इसरो के चंद्रयान 1 मिशन ने मून के सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी कंफर्म करी थी। मून पर पानी वाटर आइस के फॉर्म में मौजूद है, जिससे भविष्य में ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके रॉकेट्स के फ्यूल के लिए भी इस्तेमाल कर पाना संभव हो सकेगा। और ऐसा करने पर दूर दूर के ग्रहों को एक्सप्लोर करके वापस मून पर आया जा सकता है दोस्तों। पानी के अलावा मून पर कई और नेचुरल रिसोर्सेज और एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट का पता अपोलो मिशन के बाद चलता है। अपोलो मिशन में लाए गए मून की मिट्टी को एनालाइज करने पर पता चलता है कि मून पे हीलियम 3 एलिमेंट हाई कंसेंट्रेशन में मौजूद है। दोस्तों, हीलियम 3 बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो भविष्य में एनर्जी प्रोडक्शन को रिवोल्यूशनाइज कर सकता है। हीलियम 3 को न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। उसमें ना तो रेडिएशन का ज्यादा खतरा होता है और ना ही कोई हार्मफुल वेस्ट बनने का खतरा होता है। इनफैक्ट इस टाइप की न्यूक्लियर एनर्जी आने वाले दिनों में खासा डिमांड में रहने वाली है। यही वजह है दोस्तों जो कई प्राइवेट कंपनीज मून एक्सप्लोरेशन में काफी इंटरेस्ट दिखा रही हैं। वो मून के इन रिसोर्सेज पे अपनी मोनोपोली जमाना चाहती है, जिससे खूब डॉलर्स छाप सके। उनके मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। लालच की कोई सीमा नहीं होती। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मून इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है और क्यों मून को कॉलोनाइज करने के प्लान्स बहुत पहले से बन रहे हैं। दोस्तों, इसका छोटा सा नजारा हमें 1972 में देखने को मिला था, जब अपोलो के लास्ट मिशन अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट्स 75 घंटों तक यानी 3 दिनों से ज्यादा मून पर रहे थे और वहां सरफेस एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। ये अभी तक का सबसे लंबा समय है। उस टाइम मून के एक क्रू ने मून पर रहने के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए ये कहा था कि मून पर रहना कैंपिंग करने के समान है, जहां कॉम्पैक्ट लैंडर्स में खाना पीना और सोना है और स्पेस सूट पहनकर
बाहर जाना है। दोस्तों यहाँ पे मुझे एक वाकया याद आ गया जो मेरे भाई के साथ हुआ था। पुणे में DIAT कर एक डिफेंस इंस्टीट्यूट है। वहां मेरे भाई एक वेटरन एयरफोर्स ऑफिसर से मिला। भाई ने उनसे पूछा, सर फाइटर जेट्स उड़ाने का अपना एक्सपीरियंस बताइए। पता है उन ऑफिसर ने क्या बोला? जेंटलमैन, फ्लाइंग अ फाइटर जेट इज एज इजी एज राइडिंग अ बाइसिकल। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है, या फिर वो इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए थे कि उनको वो साइकिल चलाने जैसा लग रहा था? अगर आप में से कोई एयरफोर्स है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, एस्ट्रोनॉट की कैंपिंग वाली बात को सुनने में तो बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन दोस्तों मून पर लंबे समय तक रहना इतना भी आसान नहीं होने वाला। मून पर लंबे समय तक रहने के खतरे बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि सोलर और कॉस्मिक रेडिएशंस, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, लगातार होते मेटेओराइट इंपैक्ट्स, लैक ऑफ ऑक्सीजन वगैरह वगैरह। मून के इन हार्श कंडीशन से बचने के लिए स्ट्रॉन्ग और रिलायबल शेल्टर्स बनाने की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, शेल्टर्स बनाने के लिए मटेरियल कहाँ से आएगा? क्या उनको पृथ्वी से ही लेकर आया जाए या फिर मून के मटेरियल से ही कुछ जुगाड़ करा जाए? अगर मटेरियल अर्थ से लेकर आएंगे तो ये पूरा प्रोसेस बहुत महंगा पड़ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार रॉकेट्स को लॉन्च करके मटेरियल को मून तक पहुंचाना बहुत महंगा पड़ने वाला है। इसे अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि मटेरियल हल्का होने के साथ साथ एक बार में ही जा सके। इसके लिए साइंटिस्ट अपनी बेस्ट बेट इन्फ्लेटेबल हैबिटेट्स पे लगा रहे हैं। इन शेल्टर्स को मून पर आराम से पिचकाकर एक बार में ही ले जाया जा सकता है, और वहां जब इनको अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक प्रेशराइज करा जाएगा तब ये खुद ब खुद फूल जाएंगे। इस तरह से इन्फ्लेटेबल हैबिटेट्स का यूज करके हम ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मेंटेन कर पाएंगे, लेकिन ये रेडिएशंस और एक्सट्रीम टेम्परेचर से हमें नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अगर इन हैबिटेट्स के ऊपर 4 से 6 फीट मोटी मून की मिट्टी को पाट दिया जाए, तब ये ना बस रेडिएशन से हमें बचाएंगे बल्कि एक्सट्रीम टेम्परेचर और मेटेओराइट इंपैक्ट से भी हमें सुरक्षा देंगे। और फ्रेंड्स, नासा और ईसा इन्फ्लेटेबल हैबिटेट्स के इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, जो मून बॉयज के लिए एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी हो सकती है। एक दूसरा तरीका यह है कि अर्थ से मटेरियल ना ले जाकर मून के मटेरियल से ही शेल्टर बनाया जाए। मून डस्ट का इस्तेमाल करके अगर शेल्टर्स बना सके तो ना बस वो ज्यादा किफायती होंगे बल्कि मटेरियल के लिए बार बार रॉकेट्स लॉन्च करने की जरूरत भी नहीं होगी। नासा आर्टेमिस मिशन के लिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रहा है, जिसमें रोबोट्स का यूज करके मून डस्ट को हीट और प्रेशर से मजबूत स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। इसके साथ ही मून डस्ट से ईंट बनाने की टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, अगर इसमें सफलता मिलती है तो एस्ट्रोनॉट्स मून पर लैंड करने के बाद सबसे पहला जो काम करेंगे वो होगा अपना खुद का घर तैयार करना। यानी एस्ट्रोनॉट्स को चुनाई और ढलाई कैसे करनी है वो अच्छे से सीखना होगा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। एस्ट्रोनॉट्स इसके लिए रोबोट्स का यूज करेंगे। एस्ट्रोनॉट्स को बस इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर और कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा मून पर कुछ रेडार ऑब्जर्वेशन और स्टडीज के बेसिस पर यह भी पता चला है कि लावा ट्यूब्स वहां पे अवेलेबल हैं। अगर ये लावा ट्यूब्स सच में अवेलेबल हैं तो उनको एज अ नेचुरल हैबिटेट यूज किया जा सकता है। हमने मार्स वाले वीडियो में इसकी बात करी थी, आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं लावा ट्यूब्स को और समझने के लिए। दोस्तों, इन आर्टिफिशियल और नेचुरल शेल्टर्स का यूज करके हम मून के हार्श एनवायरनमेंट से तो बच जाएंगे, लेकिन क्या ये परमानेंटली सेटल होने के लिए काफी होगा? नहीं ना। इसके अलावा भी कई और चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि फूड, एनर्जी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, स्वस्थ रहने के लिए मेडिसिन, मेंटली फिट और लोनलीनेस को दूर भगाने के लिए एक सोशल लाइफ। इन रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति मून पर कैसे होगी, जानने के लिए आप इस वीडियो का पार्ट 2 यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं।